हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम में अपन स्टार्ट किया था रूट लोकस की प्रॉपर्टीज अपन बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। जो जो कुछ है ना बेसिक क्वेश्चन बनते थे वो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन एक और अच्छा क्वेश्चन लेके रूट लोकस को समझने का प्रयास करेंगे। तो अपन का ये आज अपन ले रहे हैं, ये अपन का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका अपन को रूट लोकस फॉर्म करना है। क्या करना है? इसका अपन को रूट लोकस बनाना है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि रूट लोकस बनाने के लिए एग्जामिनर हमेशा आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देगा, लेकिन रूट लोकस है क्या? वो एक क्लोज लूप पोल का लोकस है तो क्लोज लूप पोल का लोकस, लेकिन अपन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मदद से एक रूट लोकस को बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। रूट लोकस को हमेशा अपन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मदद से बनाते हैं, लेकिन वो एक क्लोज लूप पोल का लोकस है। किसका लोकस है? क्लोज लूप पोल का लोकस है। सबसे पहले इधर मैं बात करता हूं तो ओपन लूप एंड जीरोज की बात करता हूं। किसकी बात करते हैं अपन? सबसे पहले आपको सबसे पहले ओपन लूप जीरोज को फाइंड आउट करना है कि ओपन लूप जीरोज की लोकेशन कहां कहां पर है। तो आपको पता चल जाएगा एक ही ओपन लूप जीरो है, वो है s इक्वल टू -2 पे। कहां पर है? s इक्वल टू -2 पे आपका ओपन लूप जीरोज है। अब अपन बात करने वाले हैं ओपन लूप पोल्स की। किसकी बात करेंगे? ओपन लूप पोल्स की बात अपन करने वाले हैं। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जामिनर ने प्रोवाइड की है और आप आराम से ओपन लूप है ना पोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो इसकी मदद से। तो अगर मेरे को ओपन लूप यहां से आपको पता चल जाएगा कितने ओपन लूप पोल्स हैं। 2 पोल्स हैं, 1 एंड 2। और अगर मैं इस इक्वेशन को करूंगा सोल्व तो आपको पता है कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा 8/2a। तो 2a का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको मैं करूंगा सिंप्लीफाइड तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस माइनस j हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 प्लस माइनस j हो जाएगा। ये आपके लोकेशन आ गई। किसकी लोकेशन आ गई? ओपन लूप पोल्स की लोकेशन आपको मिल गई। दो पोल्स हैं, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी पोल हो या जीरो हो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ही एक्ट करेंगे। अगर क्योंकि अपन के इक्वेशन कैसा है, ये अगर कोई भी रियल इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रिक हो चाहे कैसी भी हो, अगर इसके सारे कोएफिशिएंट अगर रियल हो तो इसके रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। अपन को पता है अगर कोई भी इक्वेशन रियल है तो रियल इक्वेशन का अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो पक्का उसका एक रूट कॉन्जुगेट रूट भी होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर। मतलब कोई भी इक्वेशन हो, उस अगर कोई एक रियल इक्वेशन का एक रूट अगर a प्लस आयोटा बी है तो उस इक्वेशन का एक रूट a माइनस आयोटा बी भी होगा। ये आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर पढ़ चुके हो। अगर कोई भी रियल इक्वेशन हो, किसी भी ऑर्डर की रियल इक्वेशन हो, उसका एक रूट अगर a प्लस आयोटा बी है तो सेकेंड रूट को a माइनस आयोटा बी होना ही पड़ेगा। ऐसे ही अपन को यहां देखने को मिलेगा। इसका एक पोल तो एक तो ओपन लूप पोल आ गया -1 प्लस जे पर और एक आ गया -1 माइनस जे पर। एक और अपन को यहां पर एक मिल गया ओपन लूप जीरो मिल गया जिसकी लोकेशन s इक्वल टू -2 पर है। अब अपन इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये अपन का क्या हो गया? एस प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं अपन। कौन सा प्लेन? एस प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अपन रूट लोकस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे एंड प्रॉपर्टीज की मदद से अपन रूट लोकस बना लेंगे। ये अपन का हो गया सिग्मा एक्स, ये अपन का हो गया जी ओमेगा एक्स। कौन सा एक्स हो गया? जी ओमेगा एक्स हो गया। और इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस प्लेन। अपन को एक अपन के पास क्या है? जीरो है, उसकी लोकेशन कहाँ है? s इक्वल टू -2 पर। तो यहां पर कहीं भी अपना एक जीरो होगा s इक्वल टू -2 पे। इधर आपका एक जीरो होगा, वो s इक्वल टू कहां पे है? -2 पे। और आपके पास कितने पोल हैं? वो पोल है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -1 प्लस माइनस j। क्या है? -1 प्लस माइनस j। तो देखो यहां पर कहीं होगा आपका -1 और यहां आपका कहीं होगा j। थोड़ा मैं ऊपर बना लेता हूं जे को, सॉरी, यहाँ कहीं होगा आपका जे और यहाँ आपका हो जाएगा -j हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -j हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अपन थोड़ा हटा देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका +j हो गया, ये आपका हो गया -j। तो एक आपका ओपन लूप पोल इधर आ जाएगा। इसके -1 कितना हो जाएगा? -1 प्लस क्या हो जाएगा? j हो जाएगा।
एक अपन का ओपन लूप पोल इधर आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा -1 -j। एक अपन का पोल ये हो गया, एक अपन का पोल ये हो गया। ये अपन का कौन सा हो गया? ये अपन का हो गया -1 +j हो गया, और ये अपन का हो गया -1 -j हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं हमेशा रूट लोकस बनाता हूं, तो सबसे पहले ओपन लूप पोल एंड ओपन लूप जीरो की लोकेशन बनाता हूं। सेकंड फोकस आपका यह होना चाहिए कि रियल अक्स का कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा। तो आपको मैंने यह बताया था, रियल अक्स पर मौजूद कोई भी पॉइंट रूट लोकस का पार्ट होगा अगर उसके राइट में ओड नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्लस क्या होना चाहिए? जीरोज होना चाहिए। रियल अक्स पर आप इस कॉम्प्लेक्स को इग्नोर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट से सीन करूंगा तो उधर देखूंगा तो इधर रियल अक्स पे है ना, रियल अक्स पे ना तो कोई पोल है ना कोई जीरो है, तो ये वाला पूरा पोर्शन अपन की रूट लोकस का पोर्शन हो ही नहीं सकता। रियल अक्स का ये वाला पोर्शन रूट लोकस का पार्ट हो ही नहीं सकता, और ये वाला पूरा पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा। ये वाला पूरा पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके राइट में रियल अक्स पे ओनली एक जीरो है और ओनली वन का मतलब ओड नंबर, तो ये वाला आपका रूट लोकस का पार्ट होगा। ये वाला आपका रूट लोकस का पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा रूट लोकस का पार्ट होगा, और ये पूरा रियल अक्स रूट लोकस का पार्ट हो ही नहीं सकता। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पता है अगर ये पूरा रूट लोकस का पार्ट होगा और ये आपका क्या है? सिंपल जीरो है। और मैंने ये बताया था अगर कोई भी सिंपल पोल हो या चाहे सिंपल जीरो हो, उसका एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर या तो आपका 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। सिंपल एंड रियल आपका चाहे जीरो हो चाहे पोल हो, एंगल ऑफ डिपार्चर की बात हो चाहे एंगल ऑफ अराइवल की बात हो, या तो आपके 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो इसके अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? इसका एंगल ऑफ अराइवल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्स की डायरेक्शन में इसके ब्रांच आके क्या होगी? इसको रीच करेगी। तो एंगल ऑफ अराइवल कितना हो जाएगा? इस जीरो का एंगल ऑफ अराइवल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव रियल एक्स की डायरेक्शन में अराइवल हो रहा है तो वो कितना होता है? 0 डिग्री। और अगर पॉजिटिव रियल एक्स के अलोंग ना होके उसके जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, अगर ऐसे होता तो कितना हो जाता? 180 डिग्री। यहाँ पर इसका एंगल ऑफ अराइवल कितना है? 0 डिग्री। इसका अपन को एंगल ऑफ अराइवल निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको सिंपल पोल हो चाहे सिंपल जीरो हो, उसका एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करने की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं। आप है कॉमन सेंस से बता सकते हो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री, बड़ी आसानी से बता सकते हो। जैसे इसका आप बता सकते हो, आपको यह पता है कि ये पूरा पोर्शन रूट लोकस का पार्ट हो नहीं सकता, ओनली ये पोर्शन है। तो अगर कोई भी इसके पास एक ब्रांच आएगी, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज क्या होती है? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स होता है। यहाँ पर कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज कितनी होगी? 2 होगी। तो एक ब्रांच इसके पास आएगी और एक ब्रांच जाएगी इन्फिनिटी के पास, एसिम्पटोट्स को फॉलो करती हुई। ये आपको पता है बिल्कुल। तो जो इसके पास ब्रांच आएगी, वो कितने डिग्री से आएगी? एंगल ऑफ अराइवल वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जो आप है कॉमन सेंस से बता सकते हो। इसके लिए आपको एंगल ऑफ अराइवल को फाइंड आउट करने की आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है या तो है ना इधर से आके मिलेगी या इधर से आके मिलेगी। ये तो पार्ट है नहीं, ये वाला पार्ट है तो इधर से आके मिलेगी। पॉजिटिव रियल एक्स के मतलब डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ अराइवल कितना हो जाएगा? यहाँ एंगल ऑफ अराइवल कितना हो जाएगा आपके पास? 0 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इनका आपको एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होता है? ये आपका एंगल ऑफ डिपार्चर होता है प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस 5 होता है। बिल्कुल यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। और ये प्लस वाला साइन यूज होता है कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स पोल के लिए, और ये नेगेटिव वाला होता है उसके कॉन्जुगेट के लिए। किसके लिए? उसके कॉन्जुगेट के लिए। आई होप यहां तक अपने प्रॉपर्टी के अंदर बात कर चुके हैं। और ये क्या होता है? फाई क्या होता है? फाई होता है नेट एंगल कंट्रीब्यूशन एट द कॉम्प्लेक्स पोल ड्यू टू ऑल अदर पोल्स एंड जीरोज। मतलब कॉम्प्लेक्स पोल के ऊपर
बाकी बचे हुए जीरोज एंड पोल्स कितना एंगल कंट्रीब्यूट करते हैं उसको अपन बोलते हैं फाई बोलते हैं। अपन जैसे फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और अपन को पता है ये अपन का पोल जीरो डायग्राम, ये आपको पता करना चाहिए, आपको है ना फाई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। आपका एक पोल तो इधर है, ये आपका पोल है -1 प्लस जे पर है, और एक आपका जीरो कहाँ पे -2 पे है, और एक आपका पोल है ये आ जाएगा -1 माइनस जे पर हो जाएगा। यही तो है आपके बिल्कुल। अब अपन फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे उसकी बात अपन करने वाले हैं। फाई क्या होता है? नेट एंगल कंट्रीब्यूशन एट द कॉम्प्लेक्स पोल। इस पोल पे बाकी बचे हुए पोल्स एंड जीरोज कितना एंगल कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी वैल्यू की क्या होती है? फाई होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी वजह से यहां पर अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो यहां से कहां से स्टार्टिंग इधर से होगी, एंडिंग वहां होगी। आपको एक फेजर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक फेजर ड्रॉ करना है। तो देखो ये क्या है? ये वाला आपका -1 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये एंगल कितना? ये पॉजिटिव रियल अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस का कितना हो जाएगा? 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब इसकी वजह से तो कितना एंगल कंट्रीब्यूट हो रहा है? 45 डिग्री। तो फाई ड्यू टू जीरो कितना हो रहा है? प्लस का 45 हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल आपको नोट कर देना है। अब ये आपके पास बचा क्या? कॉम्प्लेक्स पोल, इसका कॉन्जुगेट पोल। तो इसकी वजह से यहां पर कितना एंगल बन रहा है? तो आप ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी ऐसे आपकी पॉजिटिव रियल एक्स है या नहीं है? बिल्कुल। और यहां से अगर इधर आप फेजर ड्रॉ करोगे, किधर से? यहां से अगर इधर आप फेजर ड्रॉ करोगे तो ये फेजर पॉजिटिव रियल एक्स से कितना एंगल बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में +90 का बनेगा। यही तो बनाएगा। बिल्कुल। तो फाई ड्यू टू पोल्स कितना हो जाएगा? +90 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। इस पर कॉम्प्लेक्स पोल पर इस जीरो कितना एंगल कंट्रीब्यूट कर रहा है? 45 कर रहा है। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 90 डिग्री। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स पोल पे ये वाला जीरो 45 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला पोल 90 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नेट कितना एंगल कंट्रीब्यूट होगा? आपको पता है जीरो का फेज क्या होता है? पॉजिटिव माना जाता है, और अपन का पोल का फेज क्या होता है? नेगेटिव माना जाता है। क्यों? आपको पता है जीरो ऊपर आते हैं, पोल नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर फेज जाता है, तो आपको पता है साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर आपको ये वाला ध्यान रखना, नेट एंगल आपको निकालना है तो फाई जेड माइनस फाई पी कर देना है। तो फाई फाई जेड कितना है? 45, फाई पी कितना है? 90। तो नेट एंगल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? नेट एंगल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा -45 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर इस वैल्यू को मैं इधर पुट करूंगा तो मेरा एंगल ऑफ डिपार्चर मिल जाएगा। क्या? एंगल ऑफ डिपार्चर कितना हो जाएगा? +-180 डिग्री, माइनस कितना निकल के आया एंगल? 45 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? +-135 डिग्री। कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। ये तो आएगा अपन की कॉम्प्लेक्स के कारण, और ये आ जाएगा अपन का कॉन्जुगेट के कारण। किसके कारण? ये अपन का आ जाएगा कॉन्जुगेट के कारण। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का कॉम्प्लेक्स के कारण, ये उसके कॉन्जुगेट के कारण आ जाएगा +-135 डिग्री। देखो इसका अपन को एंगल ऑफ अराइवल बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कितना आ जाएगा? फाई ऑफ ए कितना हो गया? 0 डिग्री। लेकिन फाई ऑफ डिपार्चर कितना आ जाएगा? डिपार्चर एंगल कितना आ जाएगा? आपको पता है +-135 डिग्री। तो आपको पता है ये वाला प्लस आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के कारण, और नेगेटिव वाला आ जाएगा कॉन्जुगेट के कारण। तो देखो ये कितना, अगर मैं आप सबसे पहले इधर ऐसे आप एक है प्लस का निशान बना दो, इस पे क्या बना दो? एक प्लस का निशान बना दो। ये कितना होता है? 0, ये 90, ये 180। तो 135 मतलब इसका एंगल ऑफ अराइवल कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? यहां से ये ब्रांच रूट लोकस ब्रांच क्या करेगी? इधर से आपकी रूट ऑफ लोकस ब्रांच निकलेगी, और इसका एंगल भी आपको अगर कितना है? -135। उसको आप ये कितना हो जाएगा? माइनस का 90। तो इसकी ब्रांच भी कुछ ऐसे ही तो निकलेगी। इसकी ब्रांच आपके कुछ ऐसे निकलेगी, और आपस में सिमेट्रिक होते हैं। ये ऊपर निकलेगी तो ये कैसे निकलेगी? नीचे ही तो निकलेगी। आप इसका एंगल आपको पता अगर नहीं हो तो भी आप बना सकते हो,
क्योंकि आपस में क्या होते हैं, रियल एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, वो ऊपर निकली तो ये कैसे निकलेगी नीचे, और एंगल से भी आप पता कर सकते हो कितना हो जाएगा माइनस का 135, तो यही तो होता है माइनस का 135। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, इसका मतलब ये ब्रांचेज आके यहाँ पर कहीं पर एक जगह मीट करेगी और एक ब्रांच इसके पास जाएगी और एक ब्रांच असिम्प्टोट्स को फॉलो करती हुई इन्फिनिटी तक जाएगी, बिल्कुल। और आपकी अगर यहाँ पर P माइनस जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना होगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया कि एक ब्रांच एसिम्प्टोट्स को फॉलो करते हुए इन्फिनिटी पर जाएगी और एक ब्रांच इसके पास चली जाएगी, किसके पास, इसके जीरो के पास, कितने डिग्री से, 0 डिग्री से अराइवल होगी। तो एक रूट लोकस ब्रांच, ये दोनों रूट लोकस ब्रांच आके यहाँ पर कहीं मीट करेगी और फिर एक तो इसके पास चली जाएगी और एक अपन के 180 डिग्री के असिम्प्टोट्स को फॉलो करती हुई इन्फिनिटी पे चली जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है, जहां पर आपके दो रूट लोकस ब्रांचेज मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो आपको सैडल पॉइंट यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, इसको मैं हटा सकता हूँ ना, ओपन लूप पोल्स ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया, तो ओपन लूप पोल्स 0 इनको मैं हटा रहा हूँ। अब अपन को फाइंड आउट करना है सैडल पॉइंट। क्या, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट अपन निकालते कैसे हैं, तो यहां से आप है ना सीधा इसके इक्वलिटी में मैंने कल आपको बताया था, आप या तो वो कैरेक्टर इक्वेशन बना के आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, या सिंपली आप इसके इक्वल में कितना एज्यूम कर लो, 1 एज्यूम कर लो, और इसके इक्वल टू में आप ऐसे एज्यूम कर लो 1, और फिर आप है ना के की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। जब आप के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2, यही तो बनेगा। और जब आप है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अपन को सैडल पॉइंट के लिए डीके अपॉन डीएस की वैल्यू कितनी करनी है, 0 करनी है। जब अपन को 0 करना है तो इस नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस बचेगा ही नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सैडल पॉइंट के लिए, स्पेशली सैडल पॉइंट के लिए इसके ट्रांसफर फंक्शन के, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल में कितना एज्यूम कर लेना है, 1 एज्यूम कर लेना है, और सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब देखो, अगर मेरे को डीके अपॉन डीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपली क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 2s प्लस 2, नीचे वाला बच जाएगा सेम का सेम s प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले का करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपली कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इक्वलिटी में कितना पुट अप करेंगे 0, तो वो किधर चला जाएगा, 0 की साइड चला जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं अगर करूंगा सोल्व तो कितना आ जाएगा, 2s स्क्वायर में से s स्क्वायर निकल गया तो कितना बचेगा, s स्क्वायर प्लस इधर कितना बचेगा 4s प्लस 2s कितना 6s, 6 में से 2 निकल गया तो कितना बच जाएगा 4s, 6s माइनस 2s कितना बचेगा 4s, और 2 इंटू टी कितना होता है 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो भी आपको मिलेगा सॉल्यूशन, ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो कितने मिलेंगे इसको आपको सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 2a, 2a करेंगे तो अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आएगा ही नहीं आएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू में अप्रोक्सीमेट 1.4 एज्यूम करता हूँ, कितनी 1.4 एज्यूम कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -0.6 और सेकंड कितना आ जाएगा -3.4 आ जाएगा। देखो, डीके अपॉन डीएस इक्वल टू 0 का हर सॉल्यूशन सैडल पॉइंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। डीके अपॉन डीएस के ओनली वो सॉल्यूशन जो आपके रूट लोकस पे प्रेजेंट हैं वो आपके सैडल पॉइंट होते हैं। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी तो बहुत डिटेल से पढ़ा था कि डीके अपॉन डीएस के ओनली वो सॉल्यूशन जो अपन के रूट लोकस का हिस्सा हैं, रूट लोकस पे मौजूद हैं, वो क्या होते हैं, सैडल पॉइंट होते हैं। और जो रूट लोकस का पार्ट नहीं होते हैं वो सॉल्यूशन आपके किसी काम का नहीं होता है, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का पार्ट बनेगा, आगे जाके अपन बात करेंगे। तो देखो, इसके कितने मिल रहे हैं आपको सॉल्यूशन, एक मिल रहा है 0.6, एक मिल रहा है 3.4। तो देखो, आपको पता है 0.6 तो कहीं इधर हो गया नहीं होगा, बिल्कुल
यही तो होगा आपका -0.6। ये आपके रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है? रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं। यहाँ पर तो अपन का रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला सॉल्यूशन अपन का सैडल पॉइंट हो ही नहीं सकता। ये वाला सॉल्यूशन अपन के किसी काम का नहीं है। एक सॉल्यूशन अपन को मिल रहा है 3.4, क्या मिल रहा है? एक अपन को यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है माइनस का 3.4। ये आपका सैडल पॉइंट होगा, पक्का सैडल पॉइंट होगा, क्योंकि रूट लोकस का पार्ट है। डीके अपॉन डीएस इक्वल टू 0 का ओनली वो सॉल्यूशन जो आपके रूट लोकस का पार्ट है, वो आपका क्या बनेगा? सैडल पॉइंट बनेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, रूट लोकस ब्रांच यहां से तो क्या होगी? डिपार्ट होगी, निकल के यहां सैडल पॉइंट पे आके क्या करेगी? मीट करेगी। यहां से निकलेगी ऐसे और आपके सैडल पॉइंट पे आके क्या करेगी? मिल जाएगी। ऐसे निकलेगी और यहाँ पर सैडल पॉइंट पे आके क्या करेगी? मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ पर क्या होगा? सैडल पॉइंट, फिर सैडल पॉइंट पे आके मिलके एक तो इधर चले जाएगी और एक असमटोट को फॉलो करती हुई इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और यहाँ पर अपन क्या एज्यूम करते हैं? एक वर्चुअल जीरो एज्यूम करते हैं। क्या? वर्चुअल जीरो, जिसके है ना के की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी पे। अपन इन्फिनिटी पे एक वर्चुअल जीरो एज्यूम करते हैं और इस पोल की अपन के की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। इसके भी अपन के की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और इसके अपन के की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट को तो अपन सैडल पॉइंट कहते हैं, लेकिन यहाँ एक देखो, अंडर डैम्ड सिस्टम एक ओवर डैम्ड सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आपके रूट लोकस की ब्रांचेज कितनी है? 2 ब्रांचेज। मतलब इस इक्वेशन के मतलब आपके क्लोज लूप एंड पोल्स कितने होंगे? 2 पोल होंगे। 2 क्लोज लूप पोल्स आपके ऐसे आते आते यहाँ पर आके मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो यहाँ पर वो क्या बनेगा? वो सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि अपन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दोनों रूट आकर रियल हो रहे हैं, रियल नेगेटिव हो रहे हैं, तो यहां मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा? क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा। और इस रेंज के लिए मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा? अंडर डैम्प्ड हो जाएगा, क्योंकि अपन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। मतलब क्लोज लूप पोल्स कितने हैं? 2 क्लोज लूप पोल्स हैं। क्लोज लूप पोल्स के इक्वल टू 0। और इस पॉइंट का अपन मान ले, मैंने एज्यूम कर ली, इस पॉइंट के लिए के की वैल्यू कितनी एज्यूम कर ली? K1 एज्यूम कर ली। कितनी एज्यूम कर ली? K1 एज्यूम कर ली। तो देखो, K की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन K1 के लिए मेरा सिस्टम क्या बनेगा? सिस्टम मेरा अंडर डैम्प्ड है। देखो, रूट लोकस के है ना, जो ये रूट लोकस के ब्रांचेज हैं, ये आपके किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्लोज लूप पोल्स को तो रिप्रेजेंट करती है। एक क्लोज लूप पोल ऐसे आ रहा है, एक क्लोज लूप पोल ऐसे आ रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? इधर आपका सिस्टम अंडर डैम्प्ड है। क्या है? अंडर डैम्प्ड है। और के इक्वल टू, यहां पर मैंने एज्यूम कर ली के की वैल्यू कितनी है? K1 है। अपन K1 की वैल्यू भी फाइंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा। और फिर k इज ग्रेटर देन K1 के लिए लेस देन इंफिनिटी, इस रेंज के लिए आपका सिस्टम क्या बन जाएगा? इस रेंज के लिए आपका सिस्टम ओवर डैम्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस रेंज के लिए आपका सिस्टम क्या बन जाएगा? ओवर डैम्प। जब आपका एक अंडर डैम्प सिस्टम ओवर डैम्प सिस्टम बन रहा है, जब आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज रियल ब्रांचेज में कन्वर्ट होती हैं, तो इसको ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट तो बोलते हैं, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम है, इसको ब्रेक इन पॉइंट भी बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। K इक्वल टू K1 पे सिस्टम आपका क्रिटिकली डैम्प्ड, K इज ग्रेटर देन 0 लेस देन K1 के लिए सिस्टम आपका अंडर डैम्प्ड, K इज ग्रेटर देन K के लिए सिस्टम आपका ओवर डैम्प्ड बन रहा है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस पॉइंट के लिए आपको अगर K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस पॉइंट के लिए S की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे S की वैल्यू तो कितनी है? -3.4 है या नहीं है? बिल्कुल। इस पॉइंट के लिए S की वैल्यू कितनी है? 3.4 है। तो आप बड़ी आसानी से एक मेथड तो आपके पास ये है कि आपके पास QS क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी? तो आप कहोगे S² प्लस 2S प्लस 2 प्लस KS प्लस 2 इक्वल टू क्या बनेगी? 0। इस इक्वेशन के अंदर S की जगह -3.4 पुट करके आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी नहीं बचेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको मैंने ना
जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी तो आपको मैंने है ना मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी बताई थी, एक कंडीशन बताई थी, मैग्नीट्यूड कंडीशन। यानी आपको आप मैग्नीट्यूड कंडीशन के अंदर रखे GOHS का मैग्नीट्यूड S इक्वल टू -3.4 पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आप K का वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको एक फेज कंडीशन भी बताई थी, उसकी मदद से भी आप निकाल सकते हो K की वैल्यू। और एक मैंने और प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सा, फेजर खींचना पड़ेगा आपको। देखो इधर से आपको एक फेजर खींचना पड़ेगा, ऑल ओपन लूप पोल से फेजर खींचा, मान लो इस फेजर की लेंथ कितनी मिल गई आपको, कितनी मिल गई, डी मिल गई। तो इससे अगर आपको डी मिलेगी तो अगर इस ओपन लूप पोल से इसके ऊपर फेजर खींचोगे तो इसकी भी तो लेंथ कितनी मिलेगी, ई मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये आपको इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, कितना हो जाएगा, -1,1 हो जाएगा, बिल्कुल। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -3.4, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपके K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इंटू डी। और ये आपका क्या है, ये आपका ओपन लूप 0 है। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2 पे है, ये 3.4 पे है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट अपॉन कितना हो जाएगा, 1.4। आप ऐसे भी K1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको अब इस टाइम आप है ना वर्चुअल जीरो को इन्वॉल्व नहीं करना, ओनली फॉर रियल, ओनली फॉर मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है ना पोल्स एंड जीरोज, फिजिकली, रियल नहीं, ओनली फिजिकली प्रेजेंट। जैसे ये आपका फिजिकली प्रेजेंट है, ये फिजिकली प्रेजेंट है, ये तो वर्चुअल है। वर्चुअल को इन्वॉल्वमेंट करना, ऐसे नहीं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस तो कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, अपॉन में इन्फिनिटी करके इसको आप जीरो कर दो, नहीं। फिजिकली जो प्रेजेंट होंगे ना, इसका ये आपका कौन सा मेथड है, मैंने आपको प्रॉपर्टी के अंदर बताया था कि अगर रूट लोकस पे मौजूद किसी भी पॉइंट के लिए K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ फेजर ड्रॉन फ्रॉम ऑल ओपन लूप पोल्स टू दैट लोकेशन। जिस लोकेशन पे आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां पर सारे ओपन लूप पोल से आपको फेजर खींचने हैं और उन फेजर की लेंथ का प्रोडक्ट ऊपर लिख देना है। और नीचे क्या करना है, जो भी ओपन लूप है जीरोज होंगे उनसे उस पॉइंट पे फेजर खींचना है और फिर उस फेजर की जो है ना लेंथ होगी ना, उस पॉइंट के ओपन लूप जीरो से जो भी आपकी लेंथ होगी वो लेंथ क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे अपन K1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपन ने कल भी किया था, ये तो बहुत आसान मेथड है। क्या होती है, K1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वल में क्या लिखोगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ फेजर ड्रॉन फ्रॉम ऑल ओपन लूप पोल्स टू दैट लोकेशन, उस लोकेशन तक ऑल ओपन लूप पोल से खींचे गए फेजर की लेंथ का प्रोडक्ट अपॉन में कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ फेजर ड्रॉन फ्रॉम ऑल ओपन लूप जीरोज टू दैट लोकेशन। जो फिजिकली प्रेजेंट है ओनली उन्हीं को कंट्रीब्यूट करना है, जो वर्चुअल है उसको आपको हाथ भी नहीं लगाना है, छूना भी नहीं है इस प्रोसेस में। और अगर कोई आपके जीरो प्रेजेंट ही नहीं है, आपके कोई ओपन लूप, ऐसा भी आपको एग्जांपल मिल सकता है जिसके अंदर ओपन लूप जीरो प्रेजेंट नहीं है, वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कितना यूज करना है, 1 यूज कर लेना। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ यूज कर लेना, 1 यूज कर लेना है। ये अपन कल बात कर चुके हैं। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अपन अगले लेक्चर में एक और रूट लेके आएंगे, उसको भी बहुत डिटेल से समझेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।